यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जम्मू का पेपर जो कि हाल फिलहाल में हुआ था। तो जिन्होंने पेपर दिया था उनके पास होगा, और जिन्होंने नहीं दिया था एक्चुअल में सीबीटी बेस्ड पेपर था, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया आफ्टर दैट इस तरीके से है जो आया था। तो जिन्होंने पेपर दिया था 2024 का पेपर है, और जिनका अपकमिंग टाइम में पेपर है वो देख लें कि जम्मू में पेपर कैसे आता है। क्योंकि अभी जो अपकमिंग वैकेंसी आई हैं, चाहे वो यूपीएससी एसआईसी की होने वाली हो या फिर डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, एनवीएस का हो, और अपकमिंग टाइम में एमपी ग्रुप 5 की वैकेंसी भी आ सकती हैं। तो ऑल ओवर जितनी भी वैकेंसीज़ हैं सभी लोग इस पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि 2024 का पेपर है। और आपको एक आइडिया होगा कि जो आप अलग अलग स्टेट वाइज जब पेपर सॉल्व करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको में क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये बहुत ही अच्छे और पूरे नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं, इसमें नॉन नर्सिंग कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ईएसआईसी की तैयारी कर रहे हैं उनको नॉन नर्सिंग भी क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो लोग ईएसआईसी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने लास्ट की 2-3 क्लासों में भी आपसे चीज़ रिपीट की है कि जब पहले डायरेक्ट ईएसआईसी के थ्रू पेपर होता था तो पेपर कंपेयर टू अदर्स के ईजी आता था, 1 लाइनर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ दी देखने को मिले हैं। लेकिन जब यूपीएससी इस बार पेपर कंडक्ट कराएगा तो हो सकता है आपको पेपर नॉर्सेट लेवल का जो आ सकता है, क्योंकि नॉर्सेट से टफ पेपर अभी तक कोई सा भी नहीं आता, और नॉर्सेट से इजी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि नॉर्सेट में भी अब प्री और मेंस होता है। तो प्री तो इजी आ जाता है, मेंस में बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपको वो ये रहा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ हिस्ट्रिकल फिट फ्रॉम एपिलेप्टिक फिट। यहाँ पे आपको अंतर बताना है कि जो हिस्ट्रिकल फिट हैं, क्या हिस्टेरिकल फिट हैं, एपिलेप्टिक फिट से किस तरीके से अलग हैं। ऑप्शन में यहाँ पर अकर्स इन द स्लीप, इंजरीज टू पर्सन, इनकॉन्टिनेंस, या फिर अकर्स व्हेन पीपल आर वॉचिंग। कब है जो हिस्टेरिकल फिट्स आ सकती हैं कंपेयर टू एपिलेप्टिक फिट्स के। तो एपिलेप्टिक फिट्स का है जो कोई टाइमिंग नहीं होता है, क्या है, एपिलेप्टिक फिट्स का कोई टाइमिंग नहीं होता है। लेकिन जो हिस्टेरिकल फिट्स हैं जनरली, हिस्टेरिकल फिट्स होते हैं जनरली, उनको आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या तो कुछ साइकोलॉजिकल टेंशन हो सकती है, इशूज़ हो सकते हैं तब। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें साइकोलॉजिकल कंडीशन में किसी को फिट्स आ सकते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दी केसेस में यंग वुमेन या फिर जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स हैं जो कॉमन हो जाती हैं हिस्टेरिकल फिट्स में कंपेयर टू एपिलेप्टिक के। तो यहाँ पर हिस्टेरिकल फिट्स में जो एक डिफरेंस देखने को मिलेगा वो होगा क्या, अकर्स व्हेन पीपल आर वॉचिंग। जब लोग देख रहे हों तब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किसमें, इसमें जो कि हिस्टेरिकल फिट्स। एपिलेप्टिक फिट्स कभी भी कहीं भी आ सकती है, यहाँ पे नहीं देखेगी कि आप कहाँ पे हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको फिट आ सकती है। लेकिन हिस्टेरिकल फिट्स है जनरली या तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जिसको डील ना कर पा रहे हो, वैसे केस में आ सकती है। और ये मोस्ट ऑफ दी केसेस में एडोलेसेंस गर्ल्स में आने के चांसेस या वुमेन्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अल्जाइमर डिसीज। तो यहाँ पर अल्जाइमर डिसीज का फीचर कौन सा है, अर्ली मेमोरी लॉस, रिसेंट मेमोरी लॉस, रिसेंट एंड पास्ट मेमोरी लॉस, या फिर ग्लोबल मेमोरी लॉस। क्या है अल्जाइमर का फीचर। अल्जाइमर देखने को किस में मिलेगा, पहले तो आपको ये पता होगा तब आप आंसर कर सकते हैं। तो जो अल्जाइमर है, क्या है, अल्जाइमर में जनरली मेमोरी सबसे पहले डिस्टर्ब होती है। अब यहाँ पे आपकी पास्ट भी जा सकती है और यहाँ पर प्रेजेंट वाली भी जा सकती है, मतलब प्रेजेंट की तो ठीक है, रिसेंट वाली तो ठीक है, और पास्ट भी आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है। तो यहाँ पर अल्जाइमर डिसीज़ के जो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, या तो जेनेटिक्स हो सकती है, और जो अल्जाइमर है, क्या है, जो अल्जाइमर है जनरली मोस्ट ऑफ दी केसेस में हम बात करें पर्सन में, एज्ड पर्सन में कॉमन देखने को मिलेगी। कॉमन नहीं कह सकते, जो भूलने की बीमारी आपने आसपास सुना होगा, भूलने की बीमारी हो गई, ये वही है। तो रिसेंट और पास्ट की मेमोरी इसमें क्या हो सकती है, जा सकती है। अल्जाइमर के आपको फीचर्स यदि पूछे जाएं एग्जाम में तो और भी पूछे जा सकते हैं कि जो अल्जाइमर है, क्या है, अल्जाइमर है, इसको सेनाइल डेमेंशिया के नाम से भी जाना जाता है।
क्या होगा? सेनाइल डेमेंशिया। इसमें पर्सन को भूलने की क्षमता के साथ साथ और अदर्स प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पे आपको यदि अल्जाइमर की बात करें तो ओल्ड एज में देखने को मिलेगा। दूसरा है यहाँ पर कि जब पर्सन को मेमोरी लॉस होगा तो कुछ चीज़ें अपनी बताने में भी प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ कहीं जाके भूल जाओ तो वो भी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो ये क्या है? कुछ कॉमन साइन है। अब यदि बात करें रीजंस क्या हो सकते हैं, जेनेटिक्स भी हो सकता है, एज रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर कुछ और अदर आपको प्रॉब्लम है तो उसके साथ भी कंडीशन डेवलप हो सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का एग्जाम्पल क्या है? डॉग लर्न्स टू सैलिवेट ऑन हियरिंग अ बेल, रैट प्रेसेस लेबर टू गेट फूड डिलीवर्ड, क्रो पैक्स एट द की फॉर फूड डिलीवरी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशन का एग्जाम्पल होगा? ऑपरेंट कंडीशन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा? आप लोग भी यहाँ पे आंसर करते जाइए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जम्मू का पेपर है जो कि हाल फिलहाल में हुआ था। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर आपका जो बिहेवियर हो, क्या हो? बिहेवियर हो वो दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट हो। और यहाँ पर क्या होगा? रैट प्रेसेस लेबर टू गेट फूड डिलीवर्ड। सॉरी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपीज इज बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी पर कौन सी थेरेपी डिपेंड करेगी? सीखने वाली थ्योरी पे। बिहेवियर थेरेपी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, मिलियोथेरेपी, या फिर कॉग्निटिव थेरेपी। साइकेट्रिक का क्वेश्चन और ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। और जो लर्निंग थ्योरी मतलब कुछ सीख के, तो वो आपका होगा बिहेवियर थेरेपी से। किससे? बिहेवियर थेरेपी। साइको एनालिटिकल थ्योरी और जो कॉग्निटिव थेरेपी है ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए दी जाएगी, मेंटल प्रॉब्लम के लिए। लेकिन लर्निंग थ्योरी क्या होगी? बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट वन, कल्चर मीडिया इज स्टरलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कल्चर मीडिया कैसे स्टरलाइज किया जाएगा? ऑटोक्लेविंग से, बॉयलिंग से, हॉट एयर ओवन से, या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन से। तो जो सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है जिसमें स्पोर्स तक मर जाते हैं वो ओनली एक ही है, वो होती है ऑटोक्लेविंग। और कल्चर मीडिया के यदि स्टरलाइजेशन की बात करें हम तो बेस्ट क्या होगी यहाँ पे? ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट वन, व्हेन एन इन्फेंट इज वॉमिटिंग अनकंट्रोलेबली, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट ड्यूटी टू असेस विच कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन असेस करना है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है यदि इन्फेंट की बात की गई, मतलब लेस देन 1 ईयर का बच्चा। क्या है? लेस देन 1 ईयर का बच्चा बिना रोके अनकंट्रोलेबल वॉमिट कर रहा है। तो यहाँ पे एज अ नर्स आपकी फर्स्ट ड्यूटी होगी एल्क्लोसिस को मेज़र करना। क्या है? एल्क्लोसिस को मेज़र करना। फूड लॉस होने के बाद है जो डेवलप होने के चांसेस होंगे वो क्या होंगे? एल्क्लोसिस। क्या होगा? एल्क्लोसिस। नेक्स्ट वन, न्यूनेट ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यदि माँ को डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, तो जो होने वाला बच्चा है उसको क्या होने की समस्याएं होंगी, लेकिन किसी एक को छोड़कर, मतलब सब कुछ हो सकता है किसी एक को छोड़कर। हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं यदि माँ डायबिटिक है तो। हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपरबिलिरुबिनेमिया, सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर बिलिरुबिन लेवल का है जो लेना देना नहीं होगा माँ के डायबिटीज़ होने से। बिलिरुबिन का लेवल बढ़ना है जो माँ के डायबिटीज़ से लेना देना इसका नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको आंसर करना चाहिए डी। और आपका क्या आंसर होगा? सी जाएगा कि डी? इन दो में से एक जरूर बताना। मेरा तो डी जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ग्लूकोज इज एडेड टू एंटी डायरियल सॉल्यूशन बिकॉज। तो जो एंटी डायरियल सोल्यूशन दिया जाता है ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? इट टेस्ट स्वीट्स, इट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, इट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्यों है जो एंटी डायरियल सॉल्यूशन में ग्लूकोज को ऐड कर दिया जाता है? मान लीजिए किसी को लूज मोशन वगैरह होते हैं, जाके हॉस्पिटल में ड्रिप लगेगी तो उसमें ग्लूकोज है जो क्यों दिया? डेक्सट्रोज। वो दिया जाता है सोडियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए? सोडियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। नेक्स्ट वन,
केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग केस फाइंडिंग किस बेस पे होगी? स्पुटम कल्चर के, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, एक्सरे ऑफ द चेस्ट या माउंट एक्स टेस्ट और PCR टेस्ट। किस टेस्ट पे बेस होगी केस फाइंडिंग RNTCP प्रोग्राम के तहत? तो वो होगी स्पुटम माइक्रोस्कोपी। क्या होगा? स्पुटम माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो भारत में अंधेपन का रीजन तो एक ही है, लेकिन ऑप्शन में देखिए कैटरेक्ट, ट्रॉकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर्स या फिर विटामिन डेफिशिएंसी। क्या है यहाँ पर जो ब्लाइंडनेस का रीजन है भारत में सबसे ज़्यादा? तो वो क्या है? कैटरेक्ट। क्या होगा? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब यहाँ पे मोतियाबिंद। नेक्स्ट वन, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट मतलब नहीं दे सकते? रुबेला, डिप्थीरिया, टिटनस या फिर हेपेटाइटिस बी। DTaP तो दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में रुबेला नहीं दी जाती। इवन प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद रुबेला एंटीबॉडी के लिए टेस्ट तक किया जाता है कि वो प्रेजेंट तो नहीं है। तो यहाँ पर जो वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी वो क्या होगी? रुबेला। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है? पेन, ब्लीडिंग, परफोरेशन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कॉपर टी का फर्स्ट यदि पूछते हैं तो होता है ब्लीडिंग। क्या होगा? ब्लीडिंग। और दूसरा होता है पेन। लेकिन यहाँ पे कॉमन पूछा है और ब्लीडिंग और पेन दोनों हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ब्लीडिंग, जो कि ये कॉमन साइड इफेक्ट है। जो ब्लीडिंग मंथली जो पीरियड्स आते हैं उसमें हैवी फ्लो हो सकता है या फिर लॉन्ग डे तक नॉर्मल फ्लो होकर भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा कॉपर टी का? ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट डेवलप रेड आइज 2 days आफ्टर एन एपिसोड ऑफ मलेरिया, प्रोबेबल कॉसेज। तो यहाँ पर यदि एक मरीज को मलेरिया होने के 2 दिन के बाद है जो उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, तो यहाँ पर एक किसके कारण है? कंजक्टिवाइटिस, एंटीरियर ओवेटिस, वायरल कैरेटाइटिस या फिर एंडोप्थेल्मेटाइटिस। किसके कारण यहाँ पर ये आंखें लाल हो गई हैं? यदि मरीज को क्या हुआ है? मरीज को यदि 2 दिन पहले है जो एपिसोड हुआ है, मलेरिया होने के बाद है जो मलेरिया होने के 2 दिन बाद आंखें लाल क्यों हो जाती हैं? तो मलेरिया के बाद है जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो वायरल कैरेटाइटिस, क्या है? वायरल कैरेटाइटिस। जो वायरल कैरेटाइटिस का रीजन है जो हो सकता है, जनरली जो वायरल कैरेटाइटिस है इसका रीजन तो होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। और यहाँ पर ये जो यदि पूछा है कि प्रोबेबल कॉज यहाँ पे क्या हो सकता है मलेरिया के कारण, तो यहाँ पर वायरल कैरेटाइटिस हो सकता है। यदि वायरल कैरेटाइटिस का यदि हम कॉज पूछें कि कौन से वायरस से होगा, तो इसके लिए हर्पीस वायरस या तो सिम्प्लेक्स या फिर हर्पीस जूस्टर है जो कैरेटाइटिस को कॉज कर सकता है, और जो कि 48 से 72 घंटों के अंदर है जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 tablet ऑफ क्लोरीन इज सफिशियंट टू क्लोरीनेट हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर। क्लोरीन की एक टैबलेट है जो कितने लीटर पानी को क्लोरीनेट करने के लिए पर्याप्त है? 10 लीटर, 20 लीटर्स, 30 लीटर्स या फिर 40 लीटर्स। तो क्लोरीन की 1 टैबलेट है जो कितने लीटर पानी को क्लोरीनेट कर सकती है? 20 लीटर पानी को। कितना? 20 लीटर पानी। नेक्स्ट वन इज, while planning nursing process for a patient who is at risk of suicide, which of the following is the priority area for providing care? यदि सुसाइड वाला मरीज है, आप सुसाइड वाले मरीज की केयर करते हैं, नर्सिंग प्लानिंग कर रहे हैं, नर्सिंग प्रोसेस के लिए प्लानिंग करते हैं आप, तो यहाँ पर सबसे प्रायोरिटी एरिया क्या होगा? स्लीप, न्यूट्रिशन, सेल्फ स्टीम या फिर सेफ्टी। तो हमेशा सुसाइड वाले मरीज में यदि जिसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या डिप्रेशन में है, तो यहाँ पर उसकी सेफ्टी है जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। क्या होगी? सेफ्टी। जब बचेगा तब तो आप उसको न्यूट्रिशन दे पाएंगे, स्लीप दे पाएंगे, उसके सेल्फ स्टीम के बारे में ध्यान रख पाएंगे। जब पर्सन बचेगा, यदि सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करेगा तो ऐसे केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? सेफ्टी। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आर रिकमेंडेड फॉर मैनिया पेशेंट। मैनिया वाले मरीज में कौन सा फूड है जो रिकमेंड किया जाएगा? फिंगर फूड्स, लिक्विड फूड्स,
सेमी सॉलिड फूड्स या फिर फेवरेट फूड, क्या देंगे आप मैनिया वाले मरीज में? मैनिया वाले मरीज में कौन सा फूड है जो आप दे सकते हैं? तो यहाँ पर जो फूड की बात की गई, यदि पर्सन को क्या है मैनिया है, लिक्विड फूड देंगे तो एस्पिरेट होने के चांसेस रहेंगे उसमें, इसलिए मैंने एस्पिरेट इसलिए कहा क्योंकि पर्सन मैनिया वाला, जैसे डिप्रेशन वाला जितना शांत रहता है, मैनिया वाला उतना हाइपर टाइप से रहेगा, तो उसको लिक्विड आप अवॉइड कर सकते हैं। सेमी सॉलिड भी नहीं दे सकते। फेवरेट तो बिल्कुल नहीं, पता नहीं कितना खा जाए कि उसकी वो खाते जाएगा, उसको तो पता ही नहीं कि वो क्या खा रहा है। फिंगर फूड्स का मतलब है कि स्मॉल क्वांटिटी में, क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में जो फूड है जो यहाँ पे दिए जा सकते हैं, क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में जो भी चीज़ें हैं जो आप दे सकते हैं वो यहाँ पे आपकी आएंगी फिंगर फूड में। नेक्स्ट वन, द इंडिया मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द ईयर। तो मेंटल हेल्थ एक्ट कब पास हुआ था? 1987, 1947, 1992 या फिर 1942? तो मेंटल हेल्थ एक्ट है कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 1987 में। कब? 1987 में। नेक्स्ट वन, बेस्ट टेस्ट टू असेस द फ्लूइड स्टेटस इन अ बर्न पेशेंट। तो बर्न पेशेंट के लिए आपको यदि क्या करना है, टेस्ट कराना है, तो कौन सा कराएंगे? बर्न वाले में आपको पता है कि पूरा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होगा, लेकिन यहाँ पर बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा बर्न पेशेंट में फ्लूइड का स्टेटस चेक करने के लिए? ऑप्शन में है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेवल, हेमाटोक्रेट, क्रिएटिनिन लेवल या फिर हीमोग्लोबिन लेवल। क्या है जो आप चेक करेंगे? तो जो बर्न पेशेंट है, क्या है, बर्न पेशेंट में यहाँ पर बॉडी का कितने परसेंटेज ऑफ फ्लूइड है, क्या है, बॉडी का जो कितने परसेंटेज ऑफ फ्लूइड है आरबीसी में आपकी, वो यहाँ पे पता किया जाएगा। तो यहाँ पर वो सबसे बेस्ट होगा। इलेक्ट्रोलाइट तो आप इनपुट आउटपुट के थ्रू भी बाद में पता कर सकते हैं, लेकिन हेमाटोक्रेट वैल्यू से आपको आरबीसी में कितना फ्लूइड है या फिर कितना यहाँ पे फ्लूइड है, और जो फ्लूइड होगा उसी के बेस पे तो ऑक्सीजन भी अंदर जाएगी, ब्लड की सप्लाई होगी। तो यहाँ पर हेमाटोक्रेट वैल्यू है जो बेस्ट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ब्राइट रेड ब्लड फ्लोइंग बैक इनटू द ट्यूबिंग ऑफ एन इंट्रावीनस ड्रिप। तो यहाँ पर जो ब्राइट रेड ब्लड है जो यदि आईवी ड्रिप में आ रहा है, तो रीजन क्या है? कैपिलरी ब्लड है, आर्ट्रियल ब्लड है, वीनस ब्लड है, पेरिफेरल ब्लड है। ब्राइट रेड ब्लड फ्लोइंग बैक इनटू द ट्यूबिंग, आईवी ड्रिप की ट्यूब में यदि वापस से रेड कलर का ब्राइट रेड ब्लड है जो फ्लो होके बैक आ रहा है, तो ये क्या, कहाँ का ब्लड होगा? ये ब्लड होगा आर्ट्रियल ब्लड। कौन सा? आर्ट्रियल ब्लड, जो कि ब्राइट रेड कलर का होगा। नेक्स्ट वन, जीएफआर इज इंक्रीज्ड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किसके थ्रू बढ़ेगी? नॉर्मल होती है कितनी? 125, कितना? 125 होती है नॉर्मल। तो यहाँ पे बढ़ेगी किस केस में? आर्ट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, हिस्टामिन, वैसोप्रेसिन या फिर एंडोथियम। जीएफआर है जो कैसे बढ़ेगी? ये बढ़ सकती है आर्ट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड के कारण। नेक्स्ट वन, बेल्स पाल्सी इज ड्यू टू द इंजरीज ऑफ विच क्रेनियल नर्व। बेल्स पाल्सी जिसमें आपकी 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व है जो अफेक्ट होती है, वो कौन सी कहलाती है? फेसियल नर्व। कौन सी? फेसियल नर्व। बेल्स पाल्सी या फिर जिसमें फेसियल जो नर्व है कंप्रेस होने के कारण ट्विचनिंग देखने को मिलेगी, वो क्या है? बेल्स पाल्सी। और इसमें जो नर्व अफेक्ट होती है वो होती है फेसियल क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट वन, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड। तो डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर क्या कहलाता है? ह्यूम फ्रैक्चर, गैलेजिस फ्रैक्चर, मॉन्टेजिया फ्रैक्चर या फिर कोलेस फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? यदि डिस्टल रेडियस में फ्रैक्चर होता है तो कौन सा फ्रैक्चर है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो जो आपका यदि डिस्टल रेडियस में क्या हो रहा है? फ्रैक्चर हो रहा है, तो ये कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? ये कहलाएगा कोलेस फ्रैक्चर। क्या है? कोलेस फ्रैक्चर। यदि यहाँ पर रेडियल हेड में फ्रैक्चर होता तो ये कहलाता क्या? ह्यूम फ्रैक्चर। क्या होता? ह्यूम फ्रैक्चर। प्रॉक्सिमल अल्ना में फ्रैक्चर होता
कहाँ पे, प्रॉक्सिमल अल्ना में फ्रैक्चर होता, यहाँ पे याद रखना है आपको, एक रिलेट करेगा अल्ना से, इससे अल्ना से, ए रिलेट करेगा डिस्टल रेडियस से। फिर यहाँ पे आपका आता है कौन सा, ओलेकेरन फ्रैक्चर, जिसको पॉइंटी बोन फ्रैक्चर के नाम से भी आप जान सकते हैं, और एल्बो फ्रैक्चर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ बैरेट ईसोफेगस इज, बैरेट ईसोफेगस का मतलब क्या है, लोअर ईसोफेगस लाइंड बाय कॉलमनार एपिथेलियम, अपर ईसोफेगस लाइंड बाय कॉलमनार एपिथेलियम, या फिर लोअर ईसोफेगस लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या फिर अपर ईसोफेगस लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पर बैरल चेस्ट आपने सुना है जो सीओपीडी में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर बैरेट ईसोफेगस, इसको बी या फिर बैरेट सिंड्रोम के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें जो लोअर पोर्शन होगा, क्या होगा, लोअर पोर्शन ऑफ द ट्यूब दैट कनेक्ट्स द माउथ एंड स्टमक डैमेज होगा। जो आपकी ईसोफेगस है क्या होगी, ये जो मुंह के थ्रू आप जो भी खाना खाते हैं, इस पाइप के थ्रू यहाँ स्टमक में आएगा। यहाँ पे उतना इमेज तो नहीं बन रही बनाते, इसे स्टमक में आएगा। तो अब ये वाली जो ट्यूब है क्या होगी, डैमेज होगी, क्या होगी, डैमेज होगी। तो यहाँ पर वो कहलाता है बैरेट ईसोफेगस, और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, लोअर ईसोफेगस लाइंड बाय कॉलमनार एपिथेलियम। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज ग्रेस टर्नर साइन इज सीन इन। तो ग्रेस टर्नर साइन देखने को कब मिलता है, मायोकार्डाइटिस में, पैंक्रेटाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन या फिर मॉन्टेजिया फ्रैक्चर। ग्रे टर्नर साइन देखने को मिलेगा पैंक्रेटाइटिस में, अम्लाइकस एरिया के यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, पैंक्रेटाइटिस। ग्रे साइन और कुलिन साइन, ये दोनों याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, दोनों पैंक्रेटाइटिस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस SLE किसको अफेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू, लिवर, किडनी या फिर रेटिना। तो जो SLE है इसका अफेक्टिंग और पार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यूज, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वन, चेस्ट ट्यूब इंसाइडेड इनटू सेकंड और थर्ड इंट्राकोस्टल स्पेस इज सजेस्टिव ऑफ। तो जो चेस्ट ट्यूब है इंसर्ट की जाती है सेकंड और थर्ड इंट्राकोस्टल स्पेस के यहाँ पर, किस केस में, न्यूमोथोरिक्स या फिर हीमोथोरिक्स, पायरोथोरिक्स या फिर एम्फाइसीमा। न्यूमोथोरिक्स का मतलब होता है कि थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, हीमो में ब्लड हुआ है और पायो में पस का है जो एक्यूमुलेशन हुआ है। तो यहाँ पर जो सेकेंड एंड थर्ड इंट्राकोस्टल स्पेस है, क्या है, सेकेंड एंड जो थर्ड इंट्राकोस्टल स्पेस है, तो यहाँ पर ये थर्ड और सेकेंड इंट्राकोस्टल स्पेस के यहाँ पर जो ट्यूब है इंसर्ट की जानी है, इसका रीजन किस में होगा। तो जो सेकेंड और थर्ड के यहाँ पर हम यदि बात करते हैं तो मैन्यूब्रम के ऊपर से, सॉरी जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ से ट्यूब इंसर्ट करने का रीज़न यही है कि जो लंग्स के लिए क्या है, लंग्स का जो अपर लोब स्टार्ट होता है और इसीलिए यहाँ पर न्यूमोथोरिक्स के केस में इंसर्ट की जाएगी। नेक्स्ट, रूमेटिक हार्ट डिसीज इज कॉज्ड बाय। रूमेटिक हार्ट डिसीज का रीजन एक ही होता है, वो होता है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या है, स्टेफाइलोकोकाई नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट वन, कॉन्ट्राइंडिकेशन टू लंबर पंचर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब सभी केस में लंबर पंचर स्पाइनल टेप नहीं कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर, राइज्ड ICP, न्यूप्लाज्म, हेमेटोमा या फिर हेडेक। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब इन केस में तो कर ही नहीं सकते, लेकिन एक कोई बताना है जिसमें कर सकते हैं। ICP बड़ा होता है तो स्पाइनल टेप और लंबर पंचर नहीं किया जाता है, ऐसे केस में और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होंगे। हेमेटोमा में भी नहीं करेंगे और हेडेक हो रहा है तब भी नहीं करेंगे, लेकिन न्यूप्लाज्म के केस में कर सकते हैं। न्यूप्लाज्म मतलब है यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ रीनल कार्सिनोमा। यदि किसी को किडनी का कैंसर हुआ है, कार्सिनोमा हुआ है, कॉमन साइन क्या होगा, डिस्यूरिया, पेनलेस हेमेच्यूरिया, अर्जेंसी या फिर इरिथेमा। कॉमन क्लिनिकल फीचर होगा वो होगा पेनलेस हेमेच्यूरिया, मतलब कि यूरिन के साथ साथ ब्लड का आना, जो कि एक कॉमन रीजन है जो माना जा सकता है रीनल कार्सिनोमा के लिए। दर्द नहीं होगा लेकिन यूरिन के साथ में ब्लड का आना,
डिसयूरिया का मतलब होगा पेनफुल यूरिनेशन। रिथमा का मतलब होगा रेडनेस देखने को मिलना। नेक्स्ट वन, द टर्म अप्रॉक्सीमेट प्लेसेंटल वेटेज, तो बच्चे के 1/6 होता है हमेशा प्लेसेंटा, याद रखना, ये पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में, बच्चे के वजन का 1/6 होता है। तो इंडियन बेबीज़ की बात करें तो 2.5 kg तक से लेके 3.5 तक कंसीडर किए जाते हैं। तो एक अप्रॉक्सीमेट टर्म प्लेसेंटा का वजन, टर्म मतलब कि 37 वीक कंप्लीट हो गए, उतने वीक की प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा का वजन होगा कितना, 500 ग्राम तक, कितना, 500 ग्राम। नेक्स्ट वन, पॉलीहाइड्रोमनियास मीन्स फ्लूइड वॉल्यूम मोर देन, पॉलीहाइड्रोमनियास में फ्लूइड वॉल्यूम कितने से ज़्यादा होगा, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml या फिर 2500 ml। जो AFI इंडेक्स होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, मोर देन 25 तक चला जाता है पॉलीहाइड्रोमनियास में। और इसमें यदि एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम की बात करें तो कितना, 2000 ml से भी ज़्यादा चला जाता है, कितना, 2000 ml से ज़्यादा चला जाएगा इंडेक्स। सॉरी, ये जो ml में पूछा तो 2000 और AFI इंडेक्स पूछा तो मोर देन 25 और लेस देन 5 हो जाता है हाइड्रोमनियास में। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज का कॉमन रीजन क्या है, अटोनिक यूट्रस, रिटर्न्ड प्लेसेंटा, ट्रॉमा या फिर ब्लड कोआगुलोपैथी। सबसे कॉमन रीजन होता है PPH का, फर्स्ट अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, फर्स्ट होता है अटोनिसिटी और दूसरा होता है रिटेंड प्लेसेंटा। लेकिन कॉमन रीजन पूछा है तो हमेशा आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिलेक्ट करना है, वो होगी अटोनिक यूट्रस, मतलब यूट्रस की जो टोन है, कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए, वो स्टॉप हो जाना, तो इसके कारण PPH की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट वन, एक्सपल्सन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस विथ ब्लड इज नोन एज, तो सर्वाइकल म्यूकस का एक प्लग लग जाता है सर्विक्स के यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद, यहाँ इस एरिया में, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो यहाँ पर ये प्लग क्या है, रिमूव हो जाएगा। जब ये प्लग रिमूव होगा तो यहाँ पर ब्लड के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर म्यूकस भी आएगा, वो कहलाता है शो, इसको कहा जाता है ब्लडी शो। हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग, और लोचिया आफ्टर द डिलीवरी जो ब्लीडिंग होगी वो कहलाएगी। नेक्स्ट इज इन ब्रीच प्रेजेंटेशन डिनोमिनेटर इज, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या होगा, सैक्रम, फीमर, शोल्डर या फिर लेग। डिनोमिनेटर होगा ब्रीच प्रेजेंटेशन में सैक्रम, क्या होगा, सैक्रम। ब्रीच का मतलब बटक्स हैं जो डाउन साइड में होंगे, और जो डिनोमिनेटर कंसीडर किया जाएगा वो होगा सैक्रम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन इज अ रेड फ्लैग साइन इन चाइल्ड डेवलपमेंट इफ नॉट, कि कौन सा है जो माइलस्टोन है, रेड फ्लैग साइन इन चाइल्ड डेवलपमेंट इफ नॉट अटेंड, किस एज में बच्चा है जो अपना डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो जो 3 साइन दिए जाते हैं, जो ग्रोथ कर्व होती है, यहाँ पे 3 साइन होते हैं, रेड, येलो और ऑरेंज टाइप का। तो रेड फ्लैग साइन है जो कब दिया जाएगा, वॉकिंग एट 12 मंथ, टॉकिंग सिंगल वर्ड एट 12 मंथ, सोशल स्माइल एट 3 मंथ, वोकलाइजेशन एट 2 मंथ। रेड फ्लैग साइन इन चाइल्ड डेवलपमेंट इफ नॉट अटेंड, यदि बच्चा 12 महीने की उम्र में चल रहा है, मतलब ये कॉमन है, 1-2 वर्ड बोल रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। वोकलाइजेशन है 2 मंथ, मतलब कोई बात कर रहा है तो देख रहा है, तो 2 महीने में। लेकिन रेड फ्लैग साइन का मतलब होगा कि बच्चा यदि 3 महीने का हो जाए और यदि कोई कुछ बात करे तो उसको स्माइल ही ना दे, तो वो यहाँ पे आपका कंसीडर किया जाएगा रेड फ्लैग साइन में। नेक्स्ट वन, ग्रोथ चार्ट इज ऑल्सो नोन एज, ग्रोथ चार्ट को किस नाम से जाना था, न्यू बैलार्ड स्केल, ये तो जेस्टेशनल एज के लिए पता ना हो तब यूज़ किया जाता है। रोड टू हेल्थ चार्ट, अपगार स्कोर या फिर ग्लासगो कॉमा स्कोर, है कॉन्शियसनेस लेवल के लिए यूज़ होती है। और जो अपगार स्कोर है डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने दिया था आफ्टर डिलीवरी के बाद, है जो चेक करने के लिए 5 चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी, उनको चेक करने के लिए मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 10, और यहाँ पर आफ्टर बर्थ विद इन 1 मिनट चेक किया जाएगा और आफ्टर 5 मिनट दोबारा चेक किया जाएगा। बैलार्ड स्केल यूज़ किया जाता है यदि जेस्टेशनल एज पता ना हो उसको पता करने के लिए। जो ग्रोथ चार्ट है कहलाता है रोड टू हेल्थ चार्ट, क्या है, रोड टू हेल्थ चार्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन मैन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग अपगार स्कोर। तो यदि आप अपगार स्कोर चेक करते हैं तो आपका प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट,
प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम या फिर इवैल्यूएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। तो यदि आप क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपगार स्कोर के थ्रू, तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट, पल्स रेट चेक करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। क्या है, हार्ट रेट और पल्स रेट चेक करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। नेक्स्ट वन, एन इन्फेंट इज बॉर्न प्रेसिपिटसली आउटसाइड द लेबर रूम। प्रेसिपिटसली का मतलब है कि समय के पहले, पूरा जो लेबर की प्रोसेस है 2 घंटे के पहले ही हो जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरी स्टेज 2 घंटे के पहले हो जाए तो वो कहलाती है प्रेसिपिटसली स्टेज आउटसाइड द लेबर रूम। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे, यदि लेबर रूम के बाहर ही डिलीवरी हो जाती है तो tie and cut the umbilical cord, establish an airway for the newborn, ascertain the condition of the uterine fundus, arrange transport for the mother and infant to the birthing unit. So as in case यदि precipitate labor की condition होती है कि बच्चा लेबर रूम के बाहर ही पैदा हो गया प्रेसिपिटेट लेबर के थ्रू, मतलब 2 घंटे से भी कम में फर्स्ट सेकंड स्टेज हो गई हो, ऐसे केस में आप न्यूबॉर्न को सबसे पहले एयरवे के लिए चेक करेंगे। आफ्टर दैट आप अम्बलाइकल कॉर्ड भी कट कर सकते हैं, टाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, न्यूबॉर्न को एयरवे के लिए चेक करना। नेक्स्ट इज स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज एंड लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज इन्फेंट है पॉलीसाइथेमिया बिकॉज। यदि स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज मतलब 37 वीक के बाद भी बच्चा है जो छोटा पैदा हुआ है, मतलब लेंथ कम है। लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज मतलब जितना होना चाहिए, बच्चे का वजन 4 किलो से ज़्यादा हो गया है तो वो भी, इनको पॉलीसाइथेमिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। क्यों, हाइपोकैल्सीमिया के कारण, हाइपोग्लाइसीमिया के कारण, हाइपोक्सिया के कारण या फिर हाइपोथर्मिया के कारण। जो मेजर इशू होता है आफ्टर द डिलीवरी बच्चे में वो होता है हाइपोक्सिया का डेवलप होना। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ना हो पाना वो सबसे कॉमन होता है और इसी के कारण पॉलीसाइथेमिया डेवलप भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या होगा, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट वन, की फीचर्स ऑफ कंगारू मदर केयर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो की फीचर्स सभी हैं कंगारू मदर केयर के, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में दिया गया है आपको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, initiated in a facility and continued at home, done only for babies with cyanosis। कंगारू मदर केयर दी जाती है जब बच्चे का वजन लो बर्थ वेट वाला बच्चा पैदा हुआ हो, 2.5 kg से कम का हुआ हो, माँ या फिर पेरेंट्स में फादर दादा दादी कोई भी दे सकते हैं। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब इसके अलावा कुछ और नहीं देना है। फैसिलिटी में, हॉस्पिटल में तो स्टार्ट किया है कि आप इसको घर पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ए ओनली साइनोसिस वाले बच्चों के लिए नहीं है, ए उन सब के लिए है जो कम वजन के साथ पैदा हुए हैं, लो बर्थ वेट बेबीज हुए हैं, उनके लिए हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए की जाएगी ये केयर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, डन ओनली फॉर बेबीज विद द साइनोसिस, क्योंकि एक्सेप्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है इसलिए। नेक्स्ट वन, an 18 month old child was brought to the Well Baby Clinic for booster dose of DPT vaccine. Which among the following muscle is preferred by the nurse to administer the vaccine? 18 महीने के बच्चे में डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस का वैक्सीन लगना है। ये हमेशा दिया जाता है DPT IM रूट से। अब यहाँ पे आपको और हिंट मिल जाएगी कौन सी मसल्स में आप ये इंजेक्शन देंगे, डॉर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, डेल्टॉइड या फिर वास्टस लैटरलिस। ये सेम है, क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी गया है। तो 18 महीने की उम्र में यदि बच्चे को DPT दिया जाना है तो हमेशा वास्टस लैटरलिस मसल्स को प्रेफर किया जाएगा। यदि कम एज के बच्चों की बात की जाए तो जो मस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो हमेशा दिए जाते हैं वास्टस लैटरलिस मसल्स में। नेक्स्ट वन, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन। ये भी बहुत पुराना और अच्छा क्वेश्चन है। कन्वर्जन यदि हिस्ट्री रही हो तो कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे, DPT, मीजल्स, टाइफॉइड या फिर BCG। तो यहाँ पर दिक्कत DPT में पर्ट्यूसिस से है। किससे, पर्ट्यूसिस कंटेंट से, क्योंकि पर्ट्यूसिस है जो और ज़्यादा यदि कन्वर्जन की हिस्ट्री रही हो तो लाने का रिस्क रहेगा। तो यहाँ पर तो वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है यदि किसी बच्चे को कन्वर्जन्स की हिस्ट्री रही हो तो होगी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। लेकिन यदि ऑप्शन में आपको पर्ट्यूसिस बस हो तो आप पर्ट्यूसिस को मार्क कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज क्रेमर्स रूल इज यूज्ड फॉर, तो क्रेमर्स रूल किसके लिए अपनाया जाता है? जॉइंडिस, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, बर्न्स या फिर एस्फेक्सिया के लिए। क्रेमर्स रूल यूज़ किया जाता है जॉइंडिस के मरीज में बिलिरुबिन लेवल को चेक करने के लिए। इसके लिए जॉइंडिस के मरीज में बिलिरुबिन लेवल को असेस करने के लिए क्रेमर्स रूल यूज़ किया जाता है। बर्न में तो रूल ऑफ 9 यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन, सनसेट साइन इज सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन। सनसेट साइन किस में देखने को मिलेगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो इसमें तो है जो फोर्सफुल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में बूट शेप हार्ट देखने को मिलेगा, जूते जैसा। यहाँ पर जो सनसेट साइन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा हाइड्रोसेफेलस में। इसमें हाइड्रोसेफेलस में, हाइड्रो का मतलब होगा क्या? पानी, और वाटर, सेफेलस का मतलब होगा ब्रेन, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो एरिया है यहाँ पर CSF का लेवल बढ़ जाना। अब ये CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो क्या होना, बढ़ जाना, तो कहते हैं हम क्या? हाइड्रोसेफेलस। सनसेट साइन देखने को मिलेगा हाइड्रोसेफेलस में। नेक्स्ट वन, यदि पाइलोरिक स्टेनोसिस में तो फोर्सफुल वॉमिटिंग, टेराटोलॉजी ऑफ में बूट से फाइट। नेक्स्ट वन, अमंग द फॉलोइंग ऑल आर कंपोनेंट ऑफ गोबी F3 एक्सेप्ट, तो गोबी F3 के सभी कंपोनेंट हैं किसी एक को छोड़कर। फीमेल फीटोसाइड, फीमेल एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, फूड सप्लीमेंट्स। फीमेल फीटोसाइड का मतलब है कि गर्भ में यदि लड़की है तो उसकी हत्या करना, तो इसका हिस्सा नहीं है कंपोनेंट गोबी F3 का। आंसर आपका क्या होगा? फीमेल फीटोसाइड। नेक्स्ट वन, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के तहत 2 साल तक के बच्चों को जो वैक्सीनेटेड करना है, तो यहाँ पर एक इससे रिलेट करेगा ब्रेस्ट फीडिंग, फैमिली स्पेसिंग, इम्यूनाइजेशन या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। तो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम रिलेट करता है किससे? इम्यूनाइजेशन से। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू गोम्स क्लासिफिकेशन, सेकेंड डिग्री एनर्जी प्रोटीन माल न्यूट्रिशन रिफर्स टू वेट फॉर एज हाउ मेनी परसेंटेज। तो जो गोम्स क्लासिफिकेशन है ये यूज़ किया जाता है किसके लिए? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लेवल को असेस करने के लिए। यदि ओवर 90% है और ये होता है वेट फॉर एज के हिसाब से, भी याद रखना है वेट फॉर एज के हिसाब से परसेंटेज में। तो यदि मोर देन 90 है मतलब नॉर्मल, 76 से 90 तक है तो क्या है? फर्स्ट डिग्री। क्या है? 76 से 90 तक है तो ये फर्स्ट डिग्री में जाएगा। और यदि 61 से 65 तक है, क्या है? 61 से 65 तक है तो ये जाएगा सेकेंड डिग्री में। और लेस देन 60% में जाएगा तो ये जाएगा आपका थर्ड डिग्री में। याद रखना है ये होगा आपका फर्स्ट में। क्या होगा? फर्स्ट में। 90 से ज़्यादा जाएगा मतलब फर्स्ट में। 60 से 75 जाएगा तो सेकंड में। और बिलो 60 जाएगा तो थर्ड डिग्री में। यहाँ पे आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में गोम्स क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है। इसकी टोटल 4 स्टेज होती है। नॉर्मल में मोर देन 90%, वेट फॉर एज फर्स्ट डिग्री में 75 से 90 तक जाएगा, सेकेंड डिग्री में जाएगा 60 से 75 और थर्ड डिग्री होगी लेस देन 60% तक। तो यहाँ पे आपको सेकेंड डिग्री पूछा है तो वो क्या होगा? 60 to 75 तक। क्लियर है? ये जो 60% से कम है थर्ड उसके लिए होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। एनटीडी प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन या फिर फॉलिक एसिड। तो एनटीडी को प्रिवेंट करने के लिए माँ को कंसीव करने के टाइम से ही या फिर कंसीव करना चाहती है तो फॉलिक स्टार्ट दिया जाना स्टार्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आफ्टर कंसीव करने के बाद फर्स्ट जो डेवलपमेंट होता है वो होता है न्यूरल ट्यूब का, और उसको बनने के लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। माँ के अंदर पर्याप्त फॉलिक एसिड है लेकिन कभी कभी कुछ कमी रह जाने के कारण वो ट्यूब पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो पाती है और जो बच्चा पैदा होता है उसको स्पाइना बाइफिडा या फिर एनटीडी जैसे जो कंजेनाइटल एनोमलीज हैं वो डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट वन, मेनिंगिस्मस रिफर्स टू। तो मेनिंगिस्मस का मतलब यहाँ पे क्या है? मेनिंजियल इरिटेशन साइन विदाउट मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस विदाउट मेनिंजियल इरिटेशन साइन, या फिर हेडेक लीडिंग टू मेनिंजाइटिस, इट अकर्स कॉमनली इन एडल्ट्स। मेनिंजिस्मस, मेनिंजिस्मस का मतलब होता है कि मेनिंजियल इरिटेशन। मेनिंजियल क्या है? स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन की जो लेयर है
बिना मेनिंजाइटिस हुए, साइन विदाउट मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस की साइन नहीं है लेकिन उसके साथ में इरिटेशन हो रहा है मेनिंजियल लेयर में, वो कहलाएगा मेनिंजिस्मस। नेक्स्ट वन, कॉमनली यूज्ड स्टंट इन हाइड्रोसेफेलस मैनेजमेंट, वही जो मैंने बताया CSF ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगा ब्रेन में तो उसके लिए मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं, तो मैनिटॉल सबसे कॉमन यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पे संटिंग की बात की जा रही है तो वो होता है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संटिंग, सीधा वेंट्रिकल से संटिंग की जाएगी पेरिटोनियल कैविटी में और यहाँ से जो फ्लूइड एक्स्ट्रा उसको फ्लश्ड आउट किया जाएगा। नेक्स्ट वन, मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन वाइल केयरिंग फॉर अ चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम टॉनिक क्लॉनिक सीजर, यदि बच्चे को टॉनिक क्लॉनिक सीजर आते हैं तो आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? स्टार्ट ऑक्सीजन बाय मास्क, मेक चाइल्ड सिट एंड प्रोवाइड वाटर, प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम सेल्फ इंजरी या फिर अप्लाई रिस्ट्रेंट्स। टॉनिक क्लॉनिक सीजर में रिस्ट्रेंट प्रोवाइड नहीं करना है, बच्चे को सिंपली है जो फर्श पे लिटा देना है और पानी भी नहीं देना, स्प्रेड कर जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑक्सीजन मास्क तुरंत आपको स्टार्ट नहीं करना है, पहले बच्चे की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उसको सेल्फ इंजरी से आपको क्या करना है, बचाना है। जब भी सीजर्स का क्वेश्चन आता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सेल्फ इंजरी से प्रोटेक्ट करना, दूसरा ऑक्सीजन, खिलाना पिलाना तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन, नेल्सन सिंड्रोम इज सीन आफ्टर, तो नेल्सन सिंड्रोम किसके बाद देखने को मिलेगा? ऑप्शन में है यहाँ पर एड्रिनलेक्टोमी, हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपरपिट्यूटरिज्म या फिर डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पर जो नेल्सन सिंड्रोम है, क्या है? नेल्सन सिंड्रोम है जो कि डिसीज़ होती है जब जनरली या फिर कंप्लीट या फिर बाइलेटरल एड्रिनल ग्लैंड को, जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है उनको रिमूव किया जाता है तब। और ये जनरली क्या है? ये जनरली जब या तो ट्यूमर हो, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो या फिर कुछ कुसिंग डिसीज़ हो, उस वाले केसेस में जब एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव किया जाएगा तब ये होने के चांसेस रहेंगे क्या? नेल्सन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द ट्रैक्शन इज यूज टू ट्रीट फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, यदि ह्यूमरस में फ्रैक्चर है तो कौन सा ट्रैक्शन यूज किया जाएगा? ब्रायरेंट, ओवरहेड सस्पेंशन, थॉमस स्प्लिंट या फिर 90-90 ट्रैक्शन। जो ट्रैक्शन यूज होगा ह्यूमरस में तो वो होगा कौन सा? ओवरहेड सस्पेंशन ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन व्हेन टू रेस्क्यूअर परफॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होना है चाइल्ड। यदि टू रेस्क्यूअर की पूछा जाए तो चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन का रेशियो हमेशा होता है 15/2। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्या होगा? 15/2। नेक्स्ट वन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्लासिकल साइन ही दे दिए हैं कि प्रोटीन यूरिया होगा, स्वेलिंग होगी मतलब एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया भी होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी होंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट विथ मैनर्स डिसीज एक्सपीरियंसिंग सीवियर वर्टिगो, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव टू द पेशेंट टू असिस्ट कंट्रोलिंग द वर्टिगो। वर्टिगो मतलब कि चक्कर आना, जैसे ही जो मैनर्स डिसीज़ क्या है आपकी इनर डिसीज़ है, सीवियर वर्टिगो मतलब बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वर्टिगो के केस में क्या है जो पर्सन के लिए करने को कहना है कि कैसे उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीज सोडियम इंटेक इन डाइट, अवॉइड सडन हेड मूवमेंट, लाई स्टिल एंड वॉच द टेलीविजन, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक। तो जब भी वर्टिगो का केस होता है तो यदि आप बैठे हैं अचानक से सडन खड़े होंगे तो आपको चक्कर आएगा, गिरने के चांसेस होंगे। ऐसे केस में आपको इवन अचानक झटके से तो उठना ही नहीं है। दूसरा है जो हेड का सडन मूवमेंट नहीं करना है, किधर देख रहे हैं उधर साउंड आया तुरंत उस साइड मुड़े तो आपको और ज़्यादा चक्कर आएगा और आप गिर भी सकते हैं। वर्टिगो को हम यदि कॉमन कहें तो ये चक्कर आना ही होगा। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी अपडेट किया है तो प्लीज़ जाके एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट वन, which of the following is the manifestation of pyloric stenosis। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल साइन क्या है? रिगर्जिटेशन, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, टेनेस्मस या फिर स्टेटोरिया। स्टेटोरिया का मतलब होता है कि फैट आना, क्या है? फैट का आना स्टूल में, स्टेटोरिया। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है जो क्लासिकल साइन माना जाएगा किसका? पाइलोरिक स्टेनोसिस का। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी। यदि स्प्लीन को रिमूव किया जाता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है? कॉलिसिस्टाइटिस, अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्राइटिस या फिर पैंक्रेटाइटिस। ये होगा पैंक्रेटाइटिस क्योंकि ये जस्ट पास में ही रहने वाला ऑर्गन है, तो यहाँ पर पैंक्रियाज में इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट वन,
विच नर्व इंजरी लीड्स टू रिस्ट ड्रॉप, मतलब हाथ नीचे को या फिर पुलिस जो टिप हैंड कह सकते हैं या फिर रिस्ट ड्रॉप कह सकते हैं, इसके लिए जो नर्व इंजरी होगी वो कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी, एक्सिलरी, अल्नार, मीडियन या फिर रेडियल। मीडियन को तो म्यूजिशियन नर्व भी कहा जाता है, होगी यहाँ पर रेडियल नर्व, कौन सी, रेडियल नर्व। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर में टोटल 60 क्वेश्चन ही थे। लास्ट है यहाँ पे आपके लिए, बहुत ही ईजी सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डायलिसिस, डायलिसिस किस केस में नहीं किया जाएगा, क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपर कैलेमिया, हाइपर नाइट्रेमिया, फिर एनीमिया। मैं आपको इवन हिंट भी दे देती हूँ कि इन दो में से आपका आंसर एक होगा, बाकी इन दो में तो किया ही जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर देना, आई होप आपको ये पेपर अच्छा लगा हो। तो ये पेपर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर था जिसको सॉल्व किया गया है। कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।